फ्रेंड्स, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो फाइनल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऑफ आईवीएफ है, वो सक्सेसफुल हो जाए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे पेशेंट्स मुझसे कम से कम 2 या 3 बार पूछते हैं कि मैम क्या करें और क्या ना करें? हमें इस बार पॉज़िटिव रिज़ल्ट चाहिए। आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। हम ऐसा क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे सक्सेस रेट्स ऑफ आईवीएफ थोड़े बेटर हो जाए या वी गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। मैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट एट द ब्लिस आईवीएफ एंड गायनी केयर एट ग्रेटर नोएडा। जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इमोशनल जर्नी होती है जो अल्टीमेटली आके एम्ब्रियो के ट्रांसफ़र पे आके हमारा हमारा अपना रोल फिनिश हो जाता है। अब रह जाता है हमारे कुछ डूज़ एंड डोंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग क्या करते हैं ब्लिस आईवीएफ में हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट फुल टाइम है और डेडिकेटेड है एंड शी इज़ वेरी कस्टमाइज। वो हर एक पेशेंट की इंडिविजुअल डिटेल्स को जानती है। बहुत कम ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को एंडोमेट्रियम थिकनेस और उनके प्रिपरेशंस के डिटेल पता होते हैं। सो वी वर्क इन अ वेरी क्लोज निटेड टीम। सो मेरी एम्ब्रियोलॉजिस्ट डिसाइड करती है कि हम लोग मेजॉरिटी पेशेंट्स में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर के लिए जाएंगे, जो कि डे 5 एम्ब्रियोज होते हैं, जिनके चांसेस ऑफ सक्सेसेस ऑलरेडी बेटर देन डे 3 एम्ब्रियोज होते हैं। हम लोग जब ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं उससे पहले लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं। अब आता है हमारा ट्रांसफ़र का दिन। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ट्रांसफ़र करने से पहले हम लोग पेशेंट्स को ब्लैडर फुल करने के लिए बोलते हैं ताकि यूट्रस की एक्सेस थोड़ी स्ट्रेट हो जाए और हमारा ट्रांसफ़र एकदम स्मूथ हो जाए। ये ट्रांसफ़र किया जाता है एक बहुत ही सेंसिटिव एंड डेलिकेट मेलेबल कैथेटर के द्वारा, जिसको हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, आउटर एंड इनर। इनर कैथेटर में एम्ब्रियोज़ को हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट लोड करते हैं और आउटर कैथेटर एक हमारे को उस इनर सेंसिटिव डेलिकेट कैथेटर को, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसको सही ट्रैक देता है कि वो सही जगह पे जाके इम्प्लांट हो सके। दिस इज़ हाउ normally what we say and what we do कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ एब्सोल्युटली अ पेनलेस प्रोसीजर। इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, कोई बेहोशी की दवा नहीं देते हैं, कोई दर्द रहित इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग जितना कन्वीनियंटली, एट्रोमेटिकली, पेनलेसली और अनइवेंटफुली स्मूथ ट्रांसफ़र करते हैं, वही हमारा मेन मंत्रा फॉर सक्सेस होता है। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र शुड बी वेरी स्मूथ। उसमें स्मूथ हो उसके लिए भी हम लोग पहले से प्रिपरेशंस करते हैं 2 तरीक़ों से। हम एक मॉक ईटी करते हैं प्रीवियस साइकिल में, यानी कि हम एम्ब्रियो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इसका हम एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। किसी किसी की यूट्रस की एक्सेस टेढ़ी होती है, किसी में कोई इरेगुलरिटीज़ होती है कैविटी के अंदर, ताकि हमको वो रास्ता आइडिया में रहे और उसको हम नोट कर लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग अपने पेशेंट की हिस्टेरोस्कोपी भी करते हैं। दूरबीन से ही अपने आप विजुअलाइज कर लेते हैं कि how actually the passage of endometrium cavity is actually from inside. So these 2 maneuvers give us a very good responses and good success rates, because अब वो रास्ता हमारे से अनजान नहीं है और हमारा ट्रांसफ़र स्मूथ होने के चांसेस 100% या नियर 100% हो जाते हैं। तो अगर हमने पहले से रास्ते को देख लिया है तो ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र बहुत स्मूथ होगा। अब जब हमने उसको ट्रांसफ़र के लिए प्रिपेयर कर लिया है, ब्लैडर फुल कर लिया है, आउटर को लोड करके इनर को जाके हम लोग ऑलमोस्ट जहाँ पे दोनों ट्यूब्स की एक्सेस मिलती है, ऑलमोस्ट 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द फंडल्स, वहाँ पे जाके हम एम्ब्रियोज को रिलीज़ कर देते हैं एंड दैट इज़ एंड ऑफ आवर स्टोरी। रिलीज़ करने के बाद हम कैथेटर को रिमूव करते हैं। मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उनको माइक्रोस्कोप में चेक करता है कि दैट फ्लश इज़ नेगेटिव, उसमें कोई एम्ब्रियो स्टिक नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। आउटर इनर कैथेटर को चेक करने के बाद में वी आर डन विद द प्रोसीजर। 10 से 15 मिनट हम लोग पेशेंट्स को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद उससे अधिक रेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइडियली पेशेंट 10-15 मिनट का रेस्ट कर लेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी माइक्रो ड्रॉपलेट। उसको इम्प्लांट करना होगा तो तभी हो जाएगा। अब उसके बाद कोई बोलता है हमको 24 घंटे के लिए पैर ऊंचा करके लेटना है, या 2 दिन के लिए, या 10 दिन के लिए। दैट इज़ अ मिथ। इनफैक्ट उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो आइडियल कंडीशन में 10 to 15 मिनट्स ऑफ बेड रेस्ट पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ व्हाट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। उससे अधिक करने में कोई अधिक फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसमें हम लोग अपने पेशेंट्स को भी गाइड करते हैं कि जब आप लेटे रहेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है। हमारे जो दवा हम पहुंचाना चाहते हैं एंड ऑर्गन तक, यूट्रस की इनर लाइनिंग तक,
वो ब्लड डिपेंडेंट होता है, वो मेडिसिन ब्लड के थ्रू जाती है। जितना आपका ब्लड का दौरा कम रहेगा उतनी वो मेडिसिन की वहाँ पे कम अप्रोच हो पाएगी। और इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी एम्बुलेटरी एंड कीप ऑन वॉकिंग एंड डूइंग रूटीन एक्टिविटीज़. That is one lesson which I normally say, 10 to 15 of bed rest and then you can move along. And सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लैडर खाली करना, क्योंकि हम लोगों ने पहले से पेशेंट्स को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए फुल ब्लैडर करने के लिए बोला होता है, तो कई बार वो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। उसका असर ये होता है कि जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तब तक तो ठीक है, बट पोस्ट ट्रांसफ़र उनका यूरिनरी ब्लैडर बहुत जल्दी से फुल होने लग जाता है, तो वो कई बार एक बार में खाली नहीं होता है। तो नॉर्मली व्हाट इज़ एडवाइजेबल टू देम इज़ टू कम्प्लीटली इवैक्यूएट देयर ब्लैडर। अगर एक बार में नहीं भी हुआ तो 2 बार जाके अपना ब्लैडर खाली कर सकते हैं, ताकि यूरिन रिटेन ना रहे। अगर यूरिन रिटेन रहेगा चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत वो यूट्रस को भी इरिटेबल कर सकता है। सो जस्ट सेकेंड प्रिकॉशन जो हम बोलेंगे, अपने यूरिन को प्रॉपरली एम्प्टी कीजिए। इस बात में भय करना, डरना, ये साइकोलॉजिकल ये रखना कि अगर मैंने स्क्वाटिंग पोजिशन में बैठ के सूसू करा तो मेरा एम्ब्रियो डिसलॉज हो जाएगा या आउट ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगा, इज़ नॉट ट्रू. प्लीज़ डोंट गेट स्केयर्ड आउट ऑफ दैट. You can easily go and pass your urine. That will help your uterus to remain more stable. अब तीसरी बात आती है हमारे उसमें, हम ऐसा क्या खाएं, क्या करें कि हमारा उसको एडिशनल बेनिफिट मिल जाए। कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं पाइनएप्पल खाने से शायद एम्ब्रियो के चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सब नॉनसेंस है, इन सब बातों में मत जाइए। हम जो राय आपको पहले से देते चले आ रहे हैं, आपको हाई प्रोटीन फूड्स खाने हैं, आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, न्यूट्रिटिव खाना खाना है, प्लेंटी ऑफ फाइबर्स लेने हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और आपको ये 10 पैक्ड और ये जंक फूड्स को अवॉइड करना है। दिस इज़ द ओनली एडवाइस विच वी नॉर्मली गिव टू आवर पेशेंट्स, कि आप बहुत ज़्यादा इसको अपने ऑब्सेस्ड मत हो जाए कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाने से आपका एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के चांसेस बढ़ जाते। बट येस, स्मोकिंग, अल्कोहल तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। एक बात मैं और ज़रूर बोलना चाहूँगी, अक्सर हमारे पास में जब पेशेंट्स आईवीएफ के लिए आते हैं तो हम लोग उनको वेट लॉस के लिए या मेटाबॉलिज्म इंडक्शन के लिए बोलते हैं ताकि उनको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। पर जब हम उनको समझाते हैं तो मेरा हमेशा इंसिस्टेंस रहता है कि वेट लॉस इज़ नॉट थ्रू डाइट और सम मेडिकेशन, इट शुड बी थ्रू योर मेटाबॉलिज्म और वर्कआउट। क्योंकि जो वेट रिड्यूसिंग डाइट रेजिमेंट्स होती हैं वो या रेड मीट का थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड है कि डिट्रीमेंटल इफेक्ट होता है ऑन द इम्प्लांटेशन। सो प्लीज़ डोंट गो फॉर द वेट रिड्यूसिंग डाइट आपके प्रोटोकॉल्स, और रेड मीट का सेवन थोड़ा कम कर लीजिए। अगर हम इसको शॉर्ट में कंक्लूड करें तो जैसा खाना आपको ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, फ्रेश फ्रूट, न्यूट्रिटिव, होममेड कुक्ड हाई प्रोटीन डाइट विच कंटेन्स प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, दैट्स इट। आपको इसमें कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कितने पेशेंट्स हमारे हैं जो कि बहुत मध्यम परिवार में हैं, जिनको कि बहुत फैमिली में आपका रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा बहुतियात नहीं है, बट स्टिल मैंने कई बार देखा कि जब उनको हम डाइट बताते हैं, बहुत सिंपल होममेड रेजिमेंट्स बताते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। चोकर के आटे की रोटी बना लिया ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या अपने प्रोटीन्स में स्प्राउट्स ले लिए, दालों का सेवन कर लिया। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पनीर, सोया, टोफू, या फिर आप जैसे आप दूध का सेवन ले सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। फोर्थ चीज़ हमारी आती है मेडिकेशंस पे। आपको जिस दिन जो टेस्ट बताया जाता है आप उसी दिन उस टेस्ट को करिए। बहुत आपको ये नहीं करना है कि आप डिले करें अपने टेस्ट को कराने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मली हम हर अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि अपने टेस्ट के दिन पर हमसे आके मिले, और उनका जो भी मेडिकेशन बताई जाती है उनको आपको रिलीजियसली लेना है। दवा में 1 घंटे का भी आगे पीछे हो जाएगा तो कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हम लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं ये सीक्वेंशियल आईवीएफ में करते हैं, यानी पहले हम एम्ब्रियोज बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर आर्टिफिशियल लाइनिंग बना के ट्रांसफ़र करते हैं। आपको जो भी सपोर्ट दिया जा रहा है वो थ्रू मेडिकेशन दिया जा रहा है फॉर द सस्टेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकेशन एरर मत कीजिए, टाइम से अपनी स्केड्यूल करके मेडिसिन लीजिए। अगर किसी मेडिसिन से कुछ प्रॉब्लम हो रही तो डू कॉन्टैक्ट अस, वी आर 24/7 कनेक्टेड टू यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो भी थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो जाती है। उसमें आपको वरी नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था
दैट कुड बी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, और उसका हम तो अपना टोटका भी कई बार बोलते हैं। 30-40% पेशेंट्स में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग होती है। दैट इज़ ओबियसली अ गुड न्यूज़ फॉर अस कि वो बच्चा, वो एम्ब्रियो लाइनिंग में अपनी जगह बना रहा है, एंड दैट वाई देयर इज अ सिंबॉलिक ब्लीडिंग। सो डोंट गेट स्कैर्ड एंड पैनिक फॉर any small trigger or event. Just contact us, stay in touch with us, and whatever we tell you, just follow that. Yes, कई बार विंटर्स में स्पेशली पेशेंट्स को हम लोग को बोलना होता है कि आपको हॉट बाथ नहीं लेना है या गर्म पानी में बहुत देर तक नहीं बैठना है। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव इफेक्ट होता है टुवर्ड्स द इम्प्लांटेशन के लिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं बोलूँगी, ये जो पूरी जर्नी है ये बहुत मेंटल स्ट्रेस से होती है, और जब सब कुछ हम लोग कर देते हैं और हम लोग बोलते हैं अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट अपने ऊपर ले लेते हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी है या मेरे कारण से नहीं होता है। प्लीज़ इस बात को समझिए, हम लोग कितना भी अच्छे से एम्ब्रियो सिलेक्शंस करते हैं, कितनी भी अच्छी लाइनिंग प्रिपरेशंस करते हैं, उतना ही स्मूथ अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, हिस्टेरोस्कोपी करते हैं, एंडोमेट्रियल स्ट्रैचिंग करते हैं, पीआरपी करते हैं, या जित एम्ब्रियो ग्लू का यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग मैन्यूवर करते हैं, या पीजीडी या पीजीएस के द्वारा एम्ब्रियोज की पहले बायोप्सी करके आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें कोई जन्मादि विकृति तो नहीं है। इंस्पाइट ऑल द डीड्स एंड इवेंट्स, that the chances of success of pregnancy in IVF is tuned to 50 to 70%. तो कुछ ना कुछ करने के बाद भी कभी कभी फेलियर हो सकता है, बट वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट कि हमारी कोई गलती है। हमको एक मैनिफेस्टेशन का यूज़ करना है। आई नॉर्मली टेल माई पेशेंट्स वट एवर यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, सो डोंट इवन टेक टू मच अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ। आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, आप अपनी चेकलिस्ट को चेक कर लें कि हमने कोई चीज़ प्रिवेंटेबल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करें जिसको करने से हमको मना किया गया, या जो करने से हमको बोला गया वो हम नहीं करने। अगर हमारी चेकलिस्ट पूरी है, अपने आप पे विश्वास करें, अपने भाग्य पे विश्वास करें, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट। इफ़ नॉट द रिजल्ट, ट्रस्ट मी, वी विल गेट द रीज़न एंड विल वर्क ऑन इट। एंड जब तक हमारा पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, ब्लिस टीम इज़ कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू गिव योर रिजल्ट्स। हम अपना प्रयास निश्चित तौर पे 100% करेंगे। बाकी डेफिनेटली देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर येट नॉट अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, बट मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग हैज़ रियली गिवन मी वेरी गुड रिजल्ट्स उन पेशेंट्स में जिनमें कई बार हमें भी लगता था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसी फैमिली में क्राइसिस हो गया हमारे ट्रांसफ़र करने के बाद में, किसी की फैमिली में बहुत नियर वन की डेथ हो गई, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, बट स्टिल आई एम थैंकफुल एंड हैप्पी दैट माई पेशेंट्स कीप इन क्लोज कनेक्ट विद अस, एंड अपने आप को साइकोलॉजिकली पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रख के उन लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। So it's a teamwork, we'll work on it and we are working on it as always. So this is what I wanted to tell all my patients of post embryo transfer care. अगर फिर भी इसके बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है, आप हमें निश्चित रूप से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम योर डॉक्टर एंड फ्रेंड डॉक्टर सोनाली। थैंक यू।